नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टीएनसी नर्सिंग के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और एक और आज जबरदस्त धमाकेदार क्लास के साथ में मैं हाजिर हूं। एमसीक्यू ऑफ द डे मॉर्निंग डोज की इस क्लास में आज वापस एक तगड़े और जबरदस्त टॉपिक का अध्ययन करने वाले। और ये जो टॉपिक है, हम एमसीक्यू के सहारे ही, जैसे हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की बात रही है, इस मॉर्निंग डोज सीरीज में हम एक एमसीक्यू के सहारे एक पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और टॉपिक हम हमेशा ऐसे ही चूज करके लाते हैं जिनका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा वैल्यूएशन होता है, इंपॉर्टेंस होती है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो सवाल जो है बच्चों, वो आपकी स्क्रीन के सामने है और सवाल पढ़ेंगे। और देखिए, एमसीक्यू सोल्विंग इज एन आर्ट, एक कला है एमसीक्यू भी सोल्व करना। और आपका नॉलेज जो है वो थ्योरेटिकल आपने कितना पढ़ा है और उस नॉलेज को आप अप्लाई करना कितना जानते हैं, वो एक एमसीक्यू ही आपकी पहचान करवाता है। और क्या आपने सीजर पढ़ा है, क्या आपने एपिलेप्सी पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, और क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, इस एमसीक्यू के बारे में आपको पता चलेगा। सवाल पढ़ते हैं बच्चों। सवाल यह है, ए 7 year old मेल पेशेंट, एक 7 साल का मेल पेशेंट है, इज बीइंग इवैल्यूएटेड फॉर सीजर। 7 साल का ओल्ड पेशेंट है, एक 7 साल का बच्चा है और बच्चा जो है वो इवैल्यूएट किया जा रहा है सीजर के लिए, यानी सीजर जो है उस बच्चे में डेवलप हुए हैं या हो सकते हैं, उस चीज के लिए इवैल्यूएशन हुआ है। व्हाइल इन द चाइल्ड रूम टॉकिंग, जब चाइल्ड के रूम में टॉकिंग हो रही है विद चाइल्ड्स पेरेंट, कि बच्चे के पेरेंट के साथ में टॉकिंग हो रही है और किस चीज के बारे में बातें होंगी, जाहिर सी बात है सीजर का पेशेंट है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, तो क्या होगा यहाँ पे, उसके बारे में ही बातें होंगी। You notice that the child appear to be daydreaming। देखिए, हर सवाल के अंदर 100% एक की पॉइंट होता है और की पॉइंट जो होता है वो की पॉइंट आपको एक सहारा देता है, एक आपको इंडिकेशन देगा कि आपका जो एमसीक्यू है वो किस दिशा में जाएगा। और हर सवाल में ये चीजें आपको देखने मिलेगी। अभी तक हमारे पास में 2 की पॉइंट हमें मिले, और की पॉइंट क्या मिले बच्चों, की पॉइंट हमारे पास में ये मिले हैं कि ओल्ड मेल पेशेंट है और चाइल्ड है, एक चाइल्ड का ध्यान में रखना है। और चाइल्ड का ध्यान में रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड जो है उनमें किस टाइप के सीजर आते हैं, किस तरीके के सीजर आते हैं और फीचर्स आखिर होते क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो चाइल्ड अपीयर हो रहा है डे ड्रीमिंग, या इसको स्टारिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टारिंग फीचर इसमें डेवलप हुए हैं। यू टाइम दिस इवेंट टू बी 10 सेकेंड। आपने देखा कि ये जो इवेंट है, या उसके पेरेंट ने बताया कि ये जो इवेंट है वो 10 सेकेंड के लिए इवेंट होती है। द चाइल्ड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड डज नॉट रिकॉल द इवेंट। बच्चा जो है वो आफ्टर सीजर एपिलेप्सी के बाद में क्या होता है, बच्चा जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है और वो सीजर का जो एपिसोड आया था, एक्टिविटी जो आई थी, उसको भूल गया है या भूल जाता है। तो आपको एक पूरा एक क्लिनिकल सिनेरियो दिया गया है, पूरे फीचर आपको बताए गए हैं कि ये इस टाइप का सिनेरियो आपके सामने रखा गया है। और अब आपको बताना है कि ये जो सीजर जो आए हैं वो किस टाइप के सीजर डेवलप हुए हैं। चाइल्ड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, डज नॉट रिकॉल द इवेंट, दिस इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ सीजर। आपको सिंपल सा ये बताना कि ये जो फीचर जो आई है, और फीचर कौन सा, 7 साल का ओल्ड चाइल्ड है, डे ड्रीमिंग स्टेज उसके अंदर होती है, या स्टारिंग जिसको बोलते हैं, वो इस पेशेंट में होती है। पेशेंट की जो पोस्ट इक्टस स्टेज जो है, पोस्ट इक्टस का मतलब होता है, इक्टस का मतलब होता है सीजर या एपिलेप्सी, और पोस्ट इक्टस का मतलब ये होता है बच्चों की एक टाइम पीरियड होता है जिसमें पेशेंट जो है आफ्टर सीजर क्या करता है, उसमें रिकवरी टाइम उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट इक्टस। पोस्ट इक्टस टाइम भी बहुत इमीडिएट है और 10 सेकेंड के लिए वो सीजर इस पेशेंट के अंदर आ रहे हैं। तो अब आपको क्या सोचना है, तो आपको ये चीज बतानी है। ऑप्शन ए आपके सामने ये है कि सवाल आपको ये बोल रहा है कि फोकल इंपेयर्ड अवेयरनेस, कि फोकल सीजर है, और फोकल सीजर जो होते हैं बच्चों, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पार्शियल सीजर बोलते हैं। और पार्शियल सीजर क्यों बोलते हैं? पार्शियल सीजर का आपको पता होगा कि पार्शियल का क्या मतलब है, एक छोटी चीज या एक साइड की चीज। तो पार्शियल का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, या एक जिसमें पूरी चीज इन्वॉल्व नहीं होती। तो पार्शियल सीजर का क्या मतलब होता है, या फोकल सीजर का क्या मतलब होता है, कि इसके अंदर पूरा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ब्रेन की अगर पूरी स्ट्रक्चर जिस सीजर के अंदर इन्वॉल्व होता है, या पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जो जनरलाइज आता है,
वो जनरलाइज सीजर होते हैं या टोनिक क्लोनिक सीजर जो होता है उसके अंदर पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर किसी एक लोब का, किसी एक रीजन का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको पार्शियल सीजर बोलते हैं या फोकल सीजर बोलते हैं। ये दो टाइप के सीजर होते हैं। कौन से? एक कॉम्प्लेक्स पार्शियल होता है और एक क्या होता है बच्चों, सिंपल पार्शियल सीजर होता है। हम आगे बात करेंगे। तो सवाल ये बोल रहा है कि क्या वो फोकल या इंपेयर्ड सीजर है, तो ये चीज वो पेशेंट क्या ये है? ऑप्शन बी आपके सामने है कि एटोनिक सीजर है। क्या है बच्चों? एटोनिक सीजर है। ऑप्शन सी आपके सामने है बच्चों की टोनिक क्लोनिक सीजर है। और बी ऑप्शन डी जो है ये बोल रहा है कि अब्सेंस सीजर है। क्या है? अब्सेंस सीजर है। तो लगाइए जरा दिमाग और क्या आप इस सवाल का हल निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं? चलिए इस क्लास को थोड़ी और आगे ले चलते हैं और थोड़ा सा एपिलेप्सी के अंदर मैं आपको घुसा देता हूं। और एपिलेप्सी क्या होती है बच्चों? एक सीजर की एक्टिविटी आखिरकार होती क्या है वो चीज हम देखें। सीजर जो है बच्चों, सीजर जो है वो सीजर होता क्या है इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो सीजर जो है बच्चों, सीजर एक्टिविटी किसको बोलते हैं? सीजर का मतलब ये होता है बच्चों इनवॉल्यूमेंट्री या इंपेयर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन पाथवे या नर्व पाथवे। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं? एक सिंक्रोनाइज वे में क्या करते हैं बच्चों? इनवॉल्यूमेंट्री क्या करते हैं? एक्टिविटी वहां पे करते हैं और उसकी वजह से क्या आते हैं पेशेंट के अंदर? सीजर आते हैं। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सीजर के लिए जो चीज रेस्पॉन्सिबल होती है, आपने ये चीज देखी बच्चों, दो टाइप के न्यूरॉन अपनी बॉडी में होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? या न्यूरोट्रांसमीटर। कितने? दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं एक्शन के हिसाब से। एक जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है बच्चों, एक एक्साइटेटरी होता है, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है बच्चों। एक जो होता है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब आप बोलेंगे सर आपने ये चीज क्यों लिखी है? तो मैं ये चीज आपके लिए इसलिए लिख रहा हूं कि ट्रीटमेंट का जो बेस बनेगा वो ट्रीटमेंट का बेस मैं बता रहा हूं आपको। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूंगा कि ये जो क्लास है बच्चों, इसमें हम पूरा कंप्लीट सीजर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीजर पढ़ने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे की क्लास मिनिमम होती है। और हम जो यहाँ पे हैं एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, सीजर का थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि सवाल अगर आ गया तो सीजर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी समझता हूं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं। अब इनका काम क्या होगा बच्चों? एक्साइटेटरी का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एक्साइट जो करता है, क्या करता है? एक्साइट करता है। तो एक्साइटेटरी यानी न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन की जो इंपल्सिव एक्टिविटी है उसको क्या करता है? एक्साइटेट करता है, बढ़ाता है। तो अब मैं अगर आपको चीज बोलूं, और ये ट्रांसमीटर कौन सा होता है बच्चों? ग्लूटामेट का आप ये नाम सुना होगा, ग्लूटामेट का नाम आपने सुना होगा। और ये जो ग्लूटामेट जो है ये क्या आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जब बॉडी के अंदर आपका ग्लूटामेट का जब रिलीज जो बढ़ जाएगा किसी भी तरीके से, चाहे वो ट्यूमर की वजह से बढ़ रहा हो, इंजरी की वजह से बढ़ रहा हो, किसी भी वजह से अगर बढ़ रहा है, तो मैं आपको पूछूं क्या ये सीजर एक्टिविटी या ब्रेन की जो एक्टिविटी है, न्यूरोनल एक्टिविटी, क्या इनको नहीं बढ़ा सकते? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। दूसरी चीज क्या बच्चों? एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। उसका काम क्या करता है कि ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है उनको डिक्रीज करने का काम करते हैं। और ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? एक गाबा न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकता हूं। तो यहाँ पे जो दो न्यूरोट्रांसमीटर मेनली काम में आते हैं, एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है कौन सा बच्चों? ग्लूटामेट। एक होता है आपका गाबा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है तब नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी कंडक्ट होती है। अब अगर ग्लूटामेट का रिलीज अगर बढ़ जाए तो वहां पे क्या होगा? सीजर एक्टिविटी हो जाएगी। अगर इस कंडीशन में गाबा का जो लेवल है वो कम हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? तब भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की
एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी तो उतनी रहती है पर अपना शरीर जो है उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाबा का लेवल कम हो चुका है। यह चीज हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं या क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज का रीजन ये है बच्चों, क्योंकि जब सीजर, जब एक्टिविटी आती है, जब सीजर जब पेशेंट में आएगा ना बच्चों, सीजर जब क्या होगा बच्चों पेशेंट के अंदर आएगा, तो सीजर के जब ट्रीटमेंट हम देते हैं तो क्या देते हैं बच्चों, बारबिचुरेट जो ड्रग होती है उसका पेशेंट को देते हैं। क्या देते हैं, बारबिचुरेट्स देते हैं, बारबिचुरेट्स। और ये जो बारबिचुरेट्स है, जैसे लोराजिपाम, डायजिपाम, ये ड्रग्स जो आपकी है, ये क्या करती हैं, ये काम ये करती है कि बच्चों गाबा जो रिसेप्टर है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो है, वो गाबा को क्या करती है, स्टिमुलेट करती हैं। और गाबा को स्टिमुलेट करते हैं तो आपको पता है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो यहां पे क्या करेगा गाबा, क्या करेगा गाबा सीजर एक्टिविटी को, एपिलेप्सी को नॉर्मल पाथवे में लेके आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे बारबिचुरेट ड्रग देते हैं, क्योंकि गाबा क्या करता है, इनहिबिटरी काम यहां पे आपको करके देगा। अब यहां पे हम क्या देखेंगे बच्चों, सीजर जब आएगा ना बच्चों, किसी भी पेशेंट में सीजर जब आएगा, तो सीजर आने से पहले उसके अंदर एक्टिविटी होगी। अब देखिए, ये हमने न्यूरोट्रांसमीटर की हल्की सी बात की। अब सीजर जब आएगा किसी पेशेंट में, तो सीजर जो आते हैं वो क्या करते हैं, एक किसी कंटिन्यूस एक स्टेज होती है, एक पूरी साइकिल होती है। तो स्टेजेज ऑफ सीजर क्या होता है बच्चों, ये आप देखेंगे। स्टेजेज यानी किस पैटर्न के अंदर सीजर आपके अंदर देखने मिले, किसी भी पेशेंट में किस पैटर्न में सीजर आते हैं, वो चीज आपको देखनी। तो सीजर का पैटर्न क्या होता है यहाँ पे, तो सीजर जब किसी पेशेंट में डेवलप होता है तो ऐसा नहीं होता कि आते ही सीधा वो इक्टस स्टेज के अंदर आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है पेशेंट के साथ में, पेशेंट के साथ में होता है बच्चों की वो जो पेशेंट है वो प्रोड्रोमल फेज के अंदर जाता है। क्या जाता है, प्रोड्रोमल फेज के अंदर जाता है। और प्रोड्रोमल फेज का मतलब आप नॉर्मल ये समझते हैं कि ऐसी फेज जो उस चीज को क्या कर सकती है, एक्टिवेट कर सकती है, हालांकि एक्टिवेट होती नहीं है। तो प्रोड्रोमल फेज क्या होती है बच्चों, या प्रोड्रोमल स्टेज क्या होती है, इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो है वो सीजर आने के डेज पहले की स्टेज होती है, यानी कुछ दिन पहले ये चीज स्टार्ट होती है, डेज स्टार्ट होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, पेशेंट क्या होता है, पेशेंट इरिटेट रहता है बच्चों, पेशेंट इरिटेट रहता है, पेशेंट जो है वो एंजियस रहता है, पेशेंट जो है वो कंफ्यूज रहता है। ये सारी चीजें प्रोड्रोमल फेज के अंदर आती हैं। और ऐसा हम मान सकते हैं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगला जो एपिसोड आएगा उसके अंदर हम क्या सोच सकते हैं कि ये एक्टिविटी या ये सिम्टम्स अगर पेशेंट में हमें देखने को मिल रहे हैं तो क्या सोच सकते हैं कि सीजर एक्टिविटी डेवलप हो सकती है। तो प्रोड्रोमल फेज में क्या होता है, डेज पहले आता है, और ये जो फेज है वो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, इरिटेशन वगैरह पेशेंट की रहती है। पेशेंट जो है दिन महीने पहले क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर आप में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या होगा बच्चों, जब प्रोड्रोमल फेज जो होती है बच्चों, प्रोड्रोमल फेज जो होती है, इसमें क्या होगा आपको कि यहाँ पे पेशेंट में इनकॉन्टिनेंस वगैरह ये जो चीजें होती हैं, जीआई का, यूरिनरी का, ये सारा पैटर्न जो है उस पेशेंट में बिगड़ जाता है। तो ये प्रोड्रोमल की फेज की बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद में बच्चों इसके बाद में क्या होता है, प्रोड्रोमल फेज के बाद में 2 नंबर पे जो स्टेज आएगी इसको बोलते हैं ओरा आता है। आपने ये 100% नाम सुना होगा कि सीजर आने से पहले और सीजर आने से थोड़े से टाइम पहले, सेकंड्स और मिनट्स पहले पेशेंट को ओरा फील होता है। और ओरा का जनरली मीनिंग जो समझते हैं अपन, वो क्या होता है कि एक वाइब टाइप की आती है। हम बोलते हैं ना कि वाइब आ रही है, ओरा है यानी माहौल है, या ओरा यानी वाइब आ रही है एक तरीके की। तो एक वाइब पेशेंट को फील होती है कि यार शायद मुझे सीजर आ सकते हैं। और ओरा जो है ये एक आपके लिए सेफेस्ट मेथड भी हो सकता है कि पेशेंट को आप जब ओरा अगर पेशेंट को फील हो रहा है, पेशेंट को थोड़ा सा उस चीज का अनुमान लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि मेरे में सीजर आ सकते हैं। तो पेशेंट को क्या कर सकता है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सीजर के पेशेंट में सबसे पहले आपको सेफ्टी के ही ऊपर प्रायोरिटी रखनी है, उसके बाद में आप उसका एयर भी सिक्योर आप करते हैं। तो ओरा आता है, और ओरा जो होता है बच्चों वो सारे टाइप की पेशेंट में नहीं, उसमें फोकल सीजर और ग्रांड माल सीजर जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर आपको ओरा लगभग इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा।
और ओरा में क्या होता है बच्चों, पेशेंट को क्या फील होती है, पेशेंट को कुछ स्मेल आती है, टेस्ट पेशेंट को फील होता है, पेशेंट को हेल्यूसिनेशन टाइप की चीजें फील होती हैं। ये चीजें जब पेशेंट को फील होती है तो पेशेंट हमें क्या बोलेगा कि मेरे अंदर जो है वो ओरा जो है वो हो सकता है, या मेरे अंदर जो है वो आपको सीजर जो है वो आपका प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये चीजें पेशेंट के अंदर आएंगी। अब पेशेंट जो है वो एंजियस रहेगा, ये सारी चीजें पेशेंट में होगी। कभी कभी पेशेंट में नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीजें आती है। ओरा फेज के अंदर ही होता है। प्रोड्रोमल स्टेज होती है, फेज होती है, ओरा फेज होती है। 3 नंबर पे जो होती है बच्चों वो इक्टस आती है। क्या, इक्टस फेज आती है। ये एक इक्टस होता है, एक इक्टरस होता है। वो आपका किसमें देखने को मिलता है, आपको जॉन्डिस के अंदर देखने को मिलता है। तो इक्टस का मतलब क्या है, ये जो है वो इक्टस का मतलब ही सीजर होता है बच्चों। क्या होता है, इक्टस का मतलब ही सीजर होता है। तो इक्टस फेज में क्या होता है, इक्टस फेज वही फेज है जिसके अंदर सीजर आते हैं। तो सबसे पहले प्रोड्रोमल होता है, उसके बाद में पेशेंट किस में आता है, ओरा में आता है। पेशेंट को इक्टस फेज आ जाती है। अब इक्टस के बाद में क्या होता है बच्चों, इक्टस के बाद में पोस्ट इक्टस फेज होती है। और जो पोस्ट इक्टस फेज जो होती है बच्चों, पोस्ट इक्टस फेज जो होती है बच्चों, ये फेज कौन सी होती है बच्चों, ये आपकी रिकवरी फेज जिसको भी बोलते हैं, सीजर की रिकवरी फेज भी इसको बोलते हैं। और इस रिकवरी फेज में क्या होता है बच्चों, पेशेंट को हेडेक होता है, पेशेंट कंफ्यूज रहता है, पेशेंट के अंदर फीवर आ जाती है। ये सारी चीजें कब होती है, जब पेशेंट में सीजर आ जाता है। सीजर एपिसोड आने के बाद में पोस्ट इक्टस फेज आती है। और ये फेज कब तक रहती है बच्चों, हावर्स टू डेज ये फेज रहती है। क्या रहती है, हावर्स टू डेज तक ये फेज रहती है। ये एक फेज है, ये एक स्टेजेज होती है। अब क्या होगा बच्चों, सीजर जो होता है बच्चों, सीजर देखिए, सीजर की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो नियोनेट्स में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर कौन सा होता है बच्चों। तो नियोनेट्स में अगर आपको ऐसे सवाल पूछा जाए कि नियोनेट में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर कौन सा होता है, तो सटल सीजर जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर होता है। नियोनेट्स में, नियोनेट्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर की अगर बात करोगे बच्चों, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर की बात करोगे तो कौन सा सीजर होता है बच्चों, सटल सीजर जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर यहाँ पे होता है। क्या, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर कौन सा होता है, सटल सीजर होता है। और सटल सीजर का मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सटल सीजर क्या होता है बच्चों, तो नियोनेट्स में जो सटल सीजर जो पेशेंट के अंदर आता है उसमें मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन कोज जो होता है बच्चों उसका क्या आता है, HIE होता है। HIE यानी हाइपोक्सिक इस्केमिक एनसेफेलोपैथी, यानी ब्रेन का एक ये डिसऑर्डर होता है, किसकी वजह से, इस्केमिया की वजह से। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, हाइपोक्सिक इस्केमिक एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी। और ये जो एनसेफेलोपैथी है इसकी स्टेजेस होती है बच्चों, HIE1, HIE2, इसमें डिपेंड करता है कि HIE जो है वो कितना प्रोग्रेसिव है, उसमें डिपेंड करता है। तो सीजर के लिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर नियोनेट्स में कौन सा होता है बच्चों, तो वो कौन सा होता है, वो आपका सटल सीजर होता है। और रीजन उसका क्या होता है, HIE मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर किसके लिए बच्चों, ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए, आपके सटल सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो कौन सी होती है आपकी, वो ड्रग ऑफ चॉइस आपकी फिनोबार्बिटोन देते हैं बच्चों। फिनोबार्बिटोन ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, सटल सीजर के लिए ड्रग होती है। अब अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर कौन सा होता है बच्चों, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर इन चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर कौन सा होता है बच्चों, तो वो होता है आपका फेब्राइल सीजर जो होता है। फेब्राइल सीजर जो होता है बच्चों, फेब्राइल सीजर, तो फेब्राइल सीजर जो है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर पेशेंट के अंदर होता है, किसमें, चिल्ड्रंस के अंदर। और फेब्राइल सीजर जो है इसके रीजन क्या होता है, फीवर की वजह से ये फेब्राइल सीजर आता है। ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है बच्चों, ड्रग ऑफ चॉइस इस फेब्राइल सीजर के लिए जो होती है वो कौन सी होती है बच्चों, डाइजेपाम हम देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, डाइजेपाम जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस इस सीजर के लिए होती है। अब हम अगर आगे बात करें, अब बच्चों ग्रैंड माल सीजर की बात करते हैं। ग्रैंड माल सीजर या पेटिट माल सीजर जिसको बोलते हैं,
ग्रांड माल सीजर को ही पेटिट माल सीजर बोलते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। और ग्रांड माल सीजर जो किस में आता है बच्चों, एक जनरलाइज, देखिए एक जनरलाइज सीजर होते हैं, जनरलाइज्ड सीजर। और ये जो जनरलाइज सीजर है बच्चों, इसको जनरलाइज सीजर इसलिए बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये जो सीजर है वो किसके, ब्रेन के दोनों पार्ट को, यानी दोनों हेमिस्फेयर्स को अफेक्ट करता है, दोनों पार्ट को। जो ऐसा सीजर जो कंप्लीट ब्रेन को इफेक्ट करता है या इंप्रूव, जिसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, कंप्लीट ब्रेन जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, कंप्लीट ब्रेन इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, जनरलाइज सीजर के अंदर, इसलिए इसको जनरलाइज सीजर बोलते हैं। अगर ब्रेन का कुछ विशेष पार्ट, विशेष लोब, विशेष जोन जो है, अगर वो सीजर एक्टिविटी में या एपिलेप्सी के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल सीजर बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं आपका, पार्शियल सीजर उसको बोलते हैं। तो जनरलाइज सीजर ये होगा। अब इसके अंदर जनरलाइज सीजर में ग्रांड माल सीजर जो होता है बच्चों, या पेटिट माल सीजर जो होता है, वो आपके किसके अंदर आता है, आपके जनरलाइज सीजर के अंदर आता है। अब एक टोनिक क्लोनिक सीजर जो है, टोनिक क्लोनिक सीजर, ये जो टोनिक क्लोनिक सीजर है, ये सीजर भी आपका किसके अंदर आता है बच्चों, जनरलाइज सीजर के अंदर आता है। अब अगर हम बात करें सीजर के अंदर, देखिए स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होता है बच्चा, अगर देखिए ग्रांड माल सीजर जो है उसकी जो ड्यूरेशन जो होती है बच्चों, वो लगभग कितने टाइम की रहती है, या फिर सीजर एक्टिविटी जो है वो कितने टाइम के लिए रहती है, वो एक्टिविटी 3 नॉर्मली जनरली 3 मिनट रहती है, मैक्सिमम 5 मिनट तक उसको हम बांध सकते हैं। अगर ये एक्टिविटी अगर 5 मिनट से ज्यादा रहती है और रिपीटेटरी अगर ये सीजर आ रहे हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। और ये स्टेटस एपिलेप्टिकस है, इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, स्टेटस एपिलेप्टिकस आ जाए तो वहां पे आपको क्या करना बच्चों, आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन्फॉर्म करना है किसको बच्चों, रैपिड रेस्पॉन्स टीम को। क्या करना बच्चों, रैपिड रेस्पॉन्स टीम को। अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं, आपका एक स्टेटस एपिलेप्टिकस है और एक आपके जनरलाइज सीजर है या नॉर्मल सीजर है। उस सीजर के अंदर क्या होता है बच्चों, जब वो सीजर आते हैं तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एज नर्सिंग इंटरवेंशन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकी के जितने टाइप के सीजर होते हैं उनमें नर्सिंग इंटरवेंशन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। पर यहाँ स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या होगा बच्चों, नर्सिंग इंटरवेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है बच्चों, ड्रग के साथ में इसको ट्रीट किया जाता है। और दूसरी सीजर में क्या करते हैं, हम सेफ्टी प्रिकॉशंस ज्यादा डालते हैं। पर यहाँ पे स्टेटस एपिलेप्टिकस होगा तो उसमें रैपिड रेस्पॉन्स टीम को हम इन्वॉल्व करते हैं और पेशेंट को ड्रग डिपेंडेंट इसके अंदर बनाते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस में ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, लोराजेपाम जो होता है बच्चों, लोराजेपाम जो है वो क्या होती है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर होती है। अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें बच्चों, अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें बच्चों, ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें किसके अंदर अगर बात करें, अगर सीजर इन प्रेगनेंसी के अंदर सीजर की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है बच्चों, वहां पे लेमोट्रिजिन को ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं। यहां जो होगी वो कौन सी होगी बच्चों, लेमोट्रिजिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगर लेमोट्रिजिन आपके पास में अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में 2 नंबर की जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी, या 2 नंबर का जो अपने पास चांस होगा या ऑप्शन जो हम लेंगे, वो लेवेट्रासिटाम जो है, लेवेट्रासिटाम जो है वो उस पेशेंट के अंदर हम यूज कर सकते हैं, और इसका जो ब्रांड नेम लेवेरा के नाम से ये आता है। अब अगर हम आगे बात करें बच्चों,
तो ये ड्रग ऑफ चॉइस की बात थी। अब अगर हम आगे देखें तो अब आगे हम क्या देखेंगे बच्चों, आगे में मैंने एक चीज ये बताई थी कि देखिए सीजर जो है हम कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ सवाल आया था तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें पढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी कि एक होता है जनरलाइज सीजर, जो क्या होता है बच्चों आपके पूरे ब्रेन को करता है, इन्वॉल्वमेंट करता है। एक बच्चों फोकल सीजर या पार्शियल सीजर जो थे वो मैंने बताया कि ब्रेन के किसी पार्ट को, विशेष पार्ट को अफेक्ट करता है, उसको फोकल या पार्शियल सीजर बोलते हैं। और मैंने बताया ये दो टाइप के सीजर होते हैं। ये सीजर कितने टाइप के होते हैं बच्चों, पार्शियल सीजर जो है, पार्शियल सीजर जो होता है बच्चों, पार्शियल सीजर जो होता है वो दो टाइप के आपको देखने मिलेंगे। एक बच्चों आपको सिंपल पार्शियल सीजर होता है बच्चों, सिंपल पार्शियल सीजर आपको देखने मिलेगा। एक आपको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें मेन जो डिफरेंस होगा जो आपको याद रखना है, वो मेन डिफरेंस कौन सा होता है बच्चों, वो आपको कौन सा याद रखना कि सिंपल पार्शियल सीजर जो होगा उस पेशेंट में, पेशेंट जो होता है बच्चों कॉन्शियस होता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो हॉलमार्क जो आपको याद रखना है, हॉलमार्क साइन जो याद रखना है कि सिंपल पार्शियल सीजर में पेशेंट जो है कॉन्शियसनेस रहती है, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, पेशेंट जो है वो क्या करता है आपका अनकॉन्शियसनेस रहती है पेशेंट की, पेशेंट जो है वो अवेयर नहीं रहता है। पार्शियल सीजर जो होते हैं इसके अंदर पेशेंट जो है वो अपना एविडेंस, अपना जो एपिसोड है उसके बारे में मेमोरी नहीं बना पाता है। अब देखिए एक मैं वीडियो आपको दिखाता हूं बच्चों, और उस वीडियो से आप एनालिसिस करना कि कौन सा सीजर में क्या चीज आपको होती है। वो वीडियो मैं विशेष रूप से आपके लिए लेके आया हूं, और इस वीडियो में आप देखेंगे बच्चों, ये वीडियो आप देखेंगे, और इस वीडियो में अब ये वीडियो मैं चला रहा हूं, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और वीडियो मैं चला रहा हूं, और इसके अंदर देखिए मैं आपको बताऊंगा कि इस सीजर, इस टाइप के सीजर में ये सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं, या पेशेंट जो है वो इस तरीके से बनता है, तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और देखिए आने वाले साल में, आने वाले समय में सीजर से किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, वीडियो में सवाल जो है वो सीजर से पूछे जा सकते हैं। आपको एक छोटा सा क्लिप दे दे 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, और उस सीजर विशेष का एक वीडियो दे दे आपको, और आपको बोला जाए कि पहचान करके बताइए कि ये जो पेशेंट है वो कौन से टाइप का सीजर इस पेशेंट के अंदर आ रहा है। अब देखिए वीडियो देखेंगे, आप वीडियो देखेंगे और वीडियो देख के आप पहचान करेंगे बच्चों। इस वीडियो में देखिए, ये वीडियो है बच्चों, ये वीडियो आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो में क्या हो रहा है बच्चों, ये अब्सेंस सीजर का वीडियो आपका आया, और पेशेंट इसमें क्या कर रहा है, आई ब्लिंकिंग रेपिडली कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, अब्सेंस सीजर में क्या होता है बच्चों, अब्सेंस जो सीजर है बच्चों वो लेस डेंजरस टाइप ऑफ सीजर होता है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हॉलमार्क जो इसका होता है, हॉलमार्क जो साइन जो होता है बच्चों, जो मैंने बताया कि अब्सेंस सीजर के अंदर क्या देखने मिलेगा, पेशेंट जो है उसके अंदर अनकॉन्शियसनेस नहीं आती है। पेशेंट जो है वो क्या करता है बच्चों, वो अपना जो एपिसोड जो आता है वो उसको याद, उसको हल्का फुल्का रहता है, उसको ऐसे याद रहता है जैसे ये मुझे कोई सपना आया है। यहां पे क्या करता है बच्चों, हॉलमार्क साइन आपको क्या देखने मिलेगा अब्सेंस सीजर में, डे ड्रीमिंग, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टारिंग। ये स्टारिंग या डे ड्रीमिंग नाम अगर किसी भी सवाल में, एपिलेप्सी के सवाल में आपको पूछा जाए तो आंख बंद करके एब्सेंस सीजर के ऊपर आपको इशारा कर देना है। अब ये जो अब्सेंस सीजर जो है बच्चों, ये मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, एक दिन में 100 बार से भी ज्यादा ये सीजर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो है वो इतना ज्यादा लेस डेंजरस पेशेंट के लिए होते हैं, ज्यादा हार्मफुल ये होते नहीं है। पेशेंट जो है मोस्टली क्या होता है बच्चों कि इसको एनालिसिस करना मुश्किल रहता है, क्योंकि बच्चों के अंदर ज्यादा ये देखने को मिलते हैं और बच्चे बता नहीं पाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, बच्चों को कैसे फील होता है जब अब्सेंस सीजर आते हैं। तो अब्सेंस सीजर में जैसे हम रात को कभी सोते हैं, और रात को सोते टाइम पे हमें हॉरर सपने जिस दिन आते हैं, हॉरर ड्रीम अगर हम देख लेते हैं, तो हमारे साथ में क्या होता है कि हम ऐसे चिल्लाने की कोशिश करते हैं सपने के अंदर जोर जोर से, और हम चिल्ला नहीं पाते हैं। हमें लग रहा है कि जितनी ताकत है उतनी जोर से हमने आवाज लगा दी है, पर किसी को सुनाई नहीं देती है। उस टाइप के इस बच्चे के साथ में आपको देखने मिलेगा। तो अगर इस टाइप का आपको वीडियो दिखे तो आप चट से याद रखना कि ये क्या है बच्चों, अब्सेंस सीजर है। इसके बाद में आगे वीडियो दिखाता हूं बच्चों, आगे इस क्लिप को लेकर चलता हूं। ये देखिए एटोनिक सीजर।
एटोनिक सीजर में क्या होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग सीजर भी बोलते हैं या ड्रॉप सीजर भी इसको बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एटोनिक का मतलब होता है कि पेशेंट की जो टोन है वो क्या हो जाती है, एकदम से गायब हो जाती है। देखिए टोनिक क्लोनिक के अंदर क्या था, टोनिक क्लोनिक सीजर में क्या हो रहा था कि पेशेंट में टोनिक और क्लोनिक दो टाइप के एपिसोड आ रहे थे। टोनिक में पेशेंट जो है एकदम टोन हो जाती है, उसमें पेशेंट जो है उसकी मसल की रिजिडिटी बढ़ जाती है, और क्लोनिक में पेशेंट क्या करता है, बार बार रिजिडिटी और रिलैक्सेशन का मूवमेंट होते हैं, वो चीज। एटोनिक यानी ए यानी अब्सेंस है, और टोन मतलब टोन यहाँ पे अब्सेंट है। तो पेशेंट में क्या करता है बच्चों, ये ब्रीफ टाइम के लिए होता है, और पेशेंट में मेनली क्या होता है, हेड लेग पेशेंट में आता है, यानी पेशेंट जो है इसे हेड उसका लेग होता है, और पूरी बॉडी में ये चीज हो सकती है, पेशेंट जो है इसमें गिर सकता है। अब ये चीज देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है वो एटोनिक सीजर का वीडियो है। आगे और दिखाता हूं मैं आपको, ये आपका मायोक्लोनिक सीजर है। मायोक्लोनिक सीजर के बारे में सवाल है तो एक चीज याद रखना, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सीजर कौन सा होता है बच्चों, मायोक्लोनिक सीजर जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। और पूरेस्ट प्रोग्नोसिस की अगर बात है कि सबसे बुरा जो प्रोग्नोसिस है वो किस टाइप के सीजर का रहता है, तो सबसे बुरा प्रोग्नोसिस है, देखिए वर्स्ट प्रोग्नोसिस की अगर बात करें बच्चों, वर्स्ट प्रोग्नोसिस, तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो किसका, मायोक्लोनिक सीजर का वर्स्ट प्रोग्नोसिस यहां पे होता है। हालांकि मैं आपको हल्के हल्के वीडियो बताऊंगा, और इनके ये मायोक्लोनिक सीजर पेशेंट के अंदर आ रहे हैं। अब ये जो है, ये पेशेंट के अंदर क्या है बच्चों, टोनिक सीजर है, यानी कि टोन पेशेंट के आप देख सकते हैं कि मसल की रिजिडिटी है, टोनिक सीजर आप देख सकते हैं। एटोनिक देखा था कि उसके अंदर टोन नहीं थी और यहां पे रिजिडिटी ज्यादा हो रही है, ये क्लोनिक सीजर है। अब देखिए क्लोनिक सीजर में मैंने क्या बताया था, क्लोनिक सीजर में होगा पेशेंट जो है दोनों चीजें होंगी, टोन भी आएगी, पेशेंट रिलैक्स होगा। अब देखिए इस वीडियो में भी यही देखने को मिल रहा है आपको कि अब देखिए, अब पेशेंट जो है हिल रहा है, एक बार टोन आ जाती है पेशेंट में। ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, पेशेंट के लिए डेंजरस टाइप होता है, फुल डेंजर होता है, पेशेंट गिर सकता है, इंजरी होने के चांसेस इस जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के अंदर होता है। अब देखिए ये जो पेशेंट है, एक बार एक टोनिक क्लोनिक पेशेंट के अंदर हो रहा है, ये वीडियो था, और वीडियो में पहचान करनी थी आपको किस टाइप की सीजर ये थे। हालांकि अब अपने एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं एक बार, क्योंकि पूरा सीजर हम इस क्लास में नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ सुपरफिशियल चीजें मेरे को बतानी थी, वो मैंने कोशिश की बताने की। तो अब अगर मैं आपको बात पूछूं बच्चों, फोकल इंपेयर्ड सीजर और इनमें कुछ होता नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज बताई थी आपको बच्चों, और वो चीज क्या बताई थी कि कॉम्प्लेक्स सीजर का मैंने बता दिया कि अनकॉन्शियसनेस वगैरह रहती है, पेशेंट को जो है वो एक पूरा एक मैंने एक चीज बताई थी आपको, डे ड्रीमिंग, जो आपको की पॉइंट याद रखना है, और डे ड्रीमिंग की पॉइंट जो था वो अब्सेंट सीजर के अंदर आपको देखना था, उस अब्सेंट सीजर के अंदर पाया जाता है। फोकल सीजर के अंदर ये चीज पाई नहीं जाती है। कॉम्प्लेक्स सीजर में पेशेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, और पेशेंट में जो होता है वो अनकॉन्शियसनेस पेशेंट के अंदर रहती है, इंजरी होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। जबकि अब्सेंट सीजर जो है वो लेस डेंजरस टाइप का होता है। एटोनिक सीजर मैंने बता दिया, एटोनिक सीजर में बच्चों जो मैंने बताया हेड लेगिंग वाली चीज आपको देखने मिली। टोनिक क्लोनिक सीजर पूरी एक साइकिल है जो जनरलाइज सीजर का टाइप है, उसके अंदर ये आपको नहीं देखने मिलते हैं। ये जो सिम्टम्स आपको देखे हैं, ये फीचर जो आपने देखे हैं बच्चों, ये फीचर किस टाइप के सीजर के आपने देखे हैं, ये आपने अब्सेंट सीजर के फीचर आपने यहाँ पे देखे हैं। तो ये जो सवाल है वो किस ऑप्शन से मैच करता है, ये सवाल जो है ये ऑप्शन डी अब्सेंट सीजर के ऊपर बेस्ड था। नमस्कार, ये जो क्लास थी आप टेंस नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए टेंस नर्सिंग यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ में, एक नए जोश के साथ में, नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए अपनी मेहनत में, जुनून में, हार मत हारिए, और बाधाओं से डरिए मत, बाधाओं को दूर भगाइए और पढ़ते रहिए। मैन जो फोकस है आपका स्टडी पर ही होना चाहिए। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।